Every episode, a new voice, a new वेलकम vision. बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। आज भारत में राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और उस स्ट्राइक को किसका आह्वान है, क्यों हो रही है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ एआईपीएफ के फाउंडर मेंबर अखिलेंद्र प्रताप सिंह साहब हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर, तो ये जो स्ट्राइक है आज, तो ये किसका आह्वान है, क्यों हो रही है, इसका मकसद क्या है, इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं जिस पर ये हो रही है? आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस होती है। देखिए, आज की जो हड़ताल है वो ट्रेड यूनियंस ने, जी, मेरे ख्याल से बीएमएस को छोड़ के सभी ट्रेड यूनियंस हैं, उन लोगों का ये आह्वान है। और इस आह्वान के साथ संयुक्त किसान मोर्चा भी जुड़ गया। अच्छा। और साथ ही साथ कुछ राज्यों में बड़े पैमाने पर नागरिक भी इसके समर्थन में खड़े हो गए। ओके। और यह मुझे लगता है कि यह सामान्य किस्म की हड़ताल नहीं है। कुछ बोनस बढ़ाने के लिए या कुछ मजदूरी बढ़ाने के लिए कोई मैंने आर्थिक मुद्दे के इर्द गिर्द यह हड़ताल नहीं है। यह केंद्र सरकार की नीतियों का प्रभाव जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रही है, बहुत हमारे होलिस्टिक। हाँ, मेरे स्ट्रक्चर्स के सामने जो खतरे हैं जी, उसको इसने उठाया है। जैसे 4 लेबर कोड का सवाल उठाया है, पीजेंट्री की जो बदतरी बढ़ती जा रही है उसके सवाल को उठाया है, और सर्वाधिक किसने इंडो अमेरिकन जो ट्रेड डील हुआ है जी, उससे हमारे आम लोगों का जो नुकसान है उस प्रश्न को उठाया है, यह कहते हुए कि बराबर की हैसियत से हमने अमेरिका के साथ व्यापार नहीं किया, और हालत ये है कि अब हम अपना जितना भी सीमा शुल्क लगाते थे वह 0% टैरिफ में हम आ गए। चलिए इस पर हम लोग तो आते हैं। अभी जो हड़ताल है, आज देश भर में ये हड़ताल अभी तक की प्राप्त रपट के हिसाब से सफल रही। तो इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इफेक्टेड हुए हैं? किस ये आंदोलन हड़ताल कौन शामिल में है? बेसिकली सभी पब्लिक सेक्टर्स के लोग, जी, अधिकांश उसका हिस्सा। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं? रेलवे वगैरह नहीं, ये कर्मचारियों में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अमूमन इस तरह से नहीं आता है, लेकिन बैंक्स के लोग हैं करोड़ों की तादाद में। अमूमन इस तरह की हड़ताल में पब्लिक सेक्टर्स के लोग या प्राइवेट कंसर्न में काम करने वाले ठेका मजदूर या ग्रामीण अंचल में खेत मजदूर, छोटा किसान, ये सब लोग इसमें शरीक होते जी हुए हैं और होते भी रहे हैं पहले भी। और किसान आंदोलन, किसान का संयुक्त किसान मोर्चा है, वो बाद में इसमें ने उसने इसके साथ एकता जाहिर की। अच्छा, बाद में समर्थन दिया है? समर्थन बाद में नहीं, जब घोषणा हुई तभी उन्होंने कर दिया। लेकिन आप ऐसे कह सकते हैं कि ये ट्रेड यूनियन प्लस किसान संगठन प्लस आम लोकतांत्रिक नागरिक संगठन, उन लोगों ने इसका समर्थन किया, कुछ दलों ने भी समर्थन किया। तो आपकी जो रिपोर्ट है जो आप बता रहे हैं अभी तक की कि ये बहुत कामयाब रही है, तो इसमें किन राज्यों से आपके पास रिपोर्ट है कि जैसे मान लीजिए केरल में, जी, केरल में अभी तक जो सुनाई दिया है कि अच्छी रही। जी, यूपी में ट्रेड यूनियन फ्रंट पर लखनऊ में आज उन लोगों ने डीएलसी ऑफिस में वहाँ गैदरिंग रही। इधर पूर्वांचल के कई जिलों में ग्रामीणों ने, सोनभद्र में, अनपरा वगैरह में मजदूरों ने, और बिहार में बड़े पैमाने पर आम लोग इसके पक्ष में उतरे। तो अभी तक जो हमने देखा है, दिल्ली की रपट या पंजाब में कैसा रहा वो अभी हम नहीं देख पाए हैं जी, लेकिन अमूमन जो हमको रपट है कि ये अच्छा समर्थन लोगों का मिला है। अब ये अलग बात है कि अभी नागरिक समाज का जो बहुत बड़ा दायरा है वहाँ तक इस तरह के सवाल उठ नहीं पा रहे हैं, उनको दूसरे मुद्दों पर उलझाया जा रहा है, जो ऐसे मुद्दे जो उनके राष्ट्रीय जीवन को विषाक्त करते हैं।
जी, उन पर वो पूरी बहस डाइवर्ट किया जा रहा है। डाइवर्ट किया जा रहा है। जैसे आज ही देखिए, उस पर मैं डिटेल नहीं कहने जा रहा हूँ, जनगण मन के साथ एक और जी जी जी, जो हमारा राष्ट्रीय गान है, उसके साथ वो वंदे मातरम का राष्ट्रगीत, कंपल्सरी। जिसको हम रविन्द्रनाथ टैगोर से लेके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सब लोगों ने राय मशविरा करके कहा था कि देश नक्शा नहीं है। देश का जब हम मतलब समझते हैं तो उसकी पहली बात ये होती है कि वह देश जनता का है, वह नागरिकों का देश है। हम उसके लिए राष्ट्रगान मनाते हैं। अभी क्या हो रहा है कि देश को इस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है मानो वो कोई देवी हो और उसकी सीमाओं की पूजा की जानी चाहिए, हिमालय से लेकर समुद्र तक। ये एक फैक्टर है, लेकिन जो उसमें निवास करने वाला है, क्या हिंदू है, क्या मुसलमान है, क्या सिख है, देश तो लोगों से वो लोग जो उसको बना रहे हैं, उनके बारे में उनकी क्या भूमिका बन रही है, इस पर कोई चर्चा नहीं है। हर चीजों को एक मैंडेट जारी करके लागू किया जा रहा है। ये बीजेपी सरकार की खूबी है। इस स्ट्राइक में पब्लिक यूटिलिटी या वो कहाँ तक इफेक्टेड हुई है कि लोगों तक इस बात को नहीं, हड़ताल थी इसलिए वो उस तरह कोई बंद तो था नहीं है। हड़ताल का मतलब जैसे बैंक ने आपने बताया, हाँ, बैंक के बारे में, बैंक सरकारी बैंक में भी ये बात आई थी। अभी क्या पोजीशन है लेटेस्ट मैं नहीं कह सकता। वो तो इफेक्ट डायरेक्ट इफेक्ट वो कर सकता है, किया होगा, कह नहीं सकता उसको कि कितना स्तर पर उनका पार्टिसिपेशन हुआ। लेकिन ऑन द होल ये मानते हुए कि अभी भी समाज का बड़ा हिस्सा देश के सामने जो बड़ा खतरा आया है उसकी वास्तविकता से वाकिफ नहीं है, फिर भी सीमित दायरे में तो आपका कहना है कि ये राष्ट्रीय जो हड़ताल है वो सफल रही। तो ये खास तौर से अमेरिका इंडियन जो ट्रेड डील अभी फाइनलाइज हुई है, जिसे गवर्नमेंट कह रही है कि ये बहुत अच्छी डील उसने की है, और अपोजिशन और बहुत सारे जो एनालिस्ट लोग हैं उनका कहना है कि ये डील बहुत नीचे आके हुई है। मेन इसी पर स्ट्राइक है या और सारे मुद्दे? नहीं, मेन स्ट्राइक में यह भी एक हिस्सा है। किसान आंदोलन, किसान मोर्चा में जो शामिल हुआ है वो इसी मुद्दे की वजह से शामिल हुआ है? ये नहीं, किसान, हाँ, किसान भी इसके हुआ है, और किसानों में और मजदूरों में, कर्मचारियों में एक एकता भाव है, क्योंकि सरकार की नीतियों से ये तीनों सेक्टर, कर्मचारी, वर्कर, किसान, लोअर मिडिल क्लास, खेत मजदूर, इनका नुकसान हो रहा है। तो यह आह्वान जरूर ट्रेड यूनियंस ने किया, लेकिन उतना ही पार्टिसिपेशन में हिस्सेदारी किसानों की रही, आम नागरिकों के कुछ राज्यों में बढ़ चढ़ के रही। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुद्दे क्या हैं। देखिए, अभी हम इंडो यूएस डील पर आते। पहला जो मुद्दा है कि भाई आपने बहुत लंबे संघर्ष के बाद जीवन स्तर में काम का समय 8 घंटे तय हुआ है। अब ये जो निजाम आई है वो 12 घंटे से का नियम बना रही है। अब आप सोचिए, 12 घंटा काम करने वाला जो मजदूर है, उसकी पगार भी, उसका वेतन भी, उसका जो वास्तविक मूल्य है वो घट रहा है। तो इसका क्या कुप्रभाव पड़ेगा कि लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, तो पूरी अर्थव्यवस्था डंप हो जाएगी। वह अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन बंद हो जाएगा, जो अभी बंद हो गया है। आप उसको और भी बर्बाद कर रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा कि ये 4 लेबर कोड जो है इसको हटाया जाए, और जो हमारे न्यूनतम संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार है, जिसमें हमें अपनी बात रखने का अधिकार है, यूनियन बनाने का अधिकार है, काम के घंटे तय करने का अधिकार है, उसको खत्म न किया जाए। तो एक तो यह था। किसानों का कहना है कि भाई ये आपने जो भी एमएसपी हो या बिजली बिल आप लाए हो, इस तरह की जितनी चीजें हैं उससे तो किसानी बर्बाद हो रही है। अब उसके बाद आप इंडो यूएस ट्रेड डील में चले गए, तो यह जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठेका मजदूर से लेके छोटा मझोला किसान, ये तो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि कैसे बर्बाद होगा उस पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। जी, उसके अलावा और कोई मुद्दा है? इस पर हम यूएस डील पर तो अलग बात अभी कर रहे हैं,
आप उसको विस्तार नहीं, से इसके बताएंगे? साथ इन्होंने यह भी मुद्दा जोड़ा है कि हमारी जो राजनीतिक संप्रभुता है, जी जो अपनी नीतियों को बनाने का हमारा स्वायत्त अधिकार है, उसका धीरे धीरे क्षरण हुआ है। देश विदेश के नीतियों को कारपोरेट्स, बढ़ाने का तो अधिकार नहीं होता, वो तो पॉलिसी मेकर्स ही बनाते हैं, ये इनका पॉलिसी- पार्टिसिपेशन हो सकता है। इनकी मैं बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो इंडिया हमारी sovereignty की बात कर रहे गवर्नमेंट हैं। जो एक सॉवरिन स्टेट इसको जी, जी। बनाता है, उसके राइट्स को डेंट ओके। किया जा रहा है। कर्टेल किया गया, ठीक है। तो मुद्दा, खास मुद्दा जो आपकी बातों से समझ में आ रहा है, वो जो प्रिवेलिंग अनडेमोक्रेटिक एक्ट्स जो हो रहे हैं उसके खिलाफ है, प्लस इसके बाद आ गया जो यूएस डील की गई है उसके खिलाफ भी आम पब्लिक भी, आप बता रहे हैं कि आम पब्लिक को भी इसकी समझ हुई है और वो भी उसमें शामिल हुआ है, और ख़ास तौर से पब्लिक सेक्टर्स और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। एडिशनली इसमें किसान मोर्चा ने पार्टिसिपेट किया। अब हम आ जाएं ट्रेड डील पर। किसान मोर्चे के साथ साथ यूथ रोजगार अधिकार जी, अभियान, आम पब्लिक, ने रोजगार अधिकार अभियान एक नौजवानों का बड़ा विशिष्ट ये आपका अभियान है। आपका एक बहुत अच्छा कैंपेन है। मेरा ही कंपेन नहीं है, आपका- इसमें ऑल इंडिया लेवल पर यूथ की बड़ी हिस्सेदारी है। रोजगार अधिकार अभियान में बढ़ रही है। जी उन लोगों ने भी अपनी मांगे रोजगार के लिए, वो धन के लिए कारपोरेट को टैक्स करने की भी बात उठाई है। जी। अब मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे उनका समर्थन बढ़ता जा रहा है। वो लोग भी इस अभियान में, इस हड़ताल में शरीक थे। तो अब सर आप से हम चाहेंगे कि आप बताएं कि ये जो यूएस डील हुई है, तो आप न्यूट्रल होकर बताइए कि आपको क्या लग रहा है, अगर आपने इसकी स्टडी की है तो ये इसमें क्या फ़र्क आने वाला है और कैसी डील हुई है? देखिए, न्यूट्रलिटी की बात नहीं है। मैं आपको एक बात मैंने साफ तौर पे कह रहा हूँ, जी मेरा एक राष्ट्रीय नजरिया है, एक राष्ट्रीय दृष्टि है, जी और आम जन के हित के साथ हमारी प्रतिबद्धता है। जी मैं उसी नज़र से इसकी Definitely. वस्तुगत व्याख्या करता हूँ। अभी पहली बात ये थी कि क्या जो हम अमेरिका के साथ समझौता किए, क्या दो स्वतंत्र देशों ने आम राय बनाकर यह व्यापार समझौता किया? सर, प्राइमरी फेसी जो दिखाई पड़ रहा है वो ये दिखाई पड़ रहा है कि जो ये टैरिफ रेट अमेरिका ने लगाया था वो कट डाउन किया है उसने, वही और पाकिस्तान को 19% दिया था, यहाँ 18%। मैं वही बात आपको मैं कह रहा हूँ कि यह एक डील का पार्ट है, जिसको केंद्र सरकार और जो सत्ता समूह है जी और ख़ास तौर पर कारपोरेट मीडिया है, वो उसी तरह से एक जीत की बधाई और पूरा माहौल बना रही ये है। तो कम टैरिफ कम हुआ है, जैसे ये जैसे जीत जैसे नोटबंदी जी नोटबंदी को भी बताया गया कि काला धन खत्म हो जाएगा और आतंकवाद जो जम्मू कश्मीर में फैल रहा है उसकी कमर तोड़ दी जाएगी। असलियत सबके सामने है कि जितने ब्लैक फंड्स रुपए जी, थे जी। वो भी उसमें वाइट हो गए। मैं कह रहा हूं कि यह टैरिफ कम हुआ है, किस कीमत पर कम हुआ है? एक और 50%। पर्सपेक्टिव है कि कुछ जो मोस्ट फेवरेट कंट्रीज की लिस्ट में इंडिया नहीं है यूएस के, तो जहाँ मोस्ट फेवरेट कंट्रीज हैं उनको 5% की एडिशनल रिबेट दी जाती है। तो जैसे जहाँ 19% है तो वहाँ पर 14 हो गया, 5% घट के, लेकिन यहाँ पे 18 के 18 ही होगा। मैं ये कह इसके रहा अलावा? हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि 18 है या 19 है या जी। 50 है। जी सवाल ये है कि ये जो ट्रेड है, ट्रेड क्या दोनों देशों के आम नागरिकों के हित के अनुरूप है या कारपोरेट की लूट नहीं, के पहले आप पक्ष बता में? रहे थे किस कीमत पे हुआ है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, किसकी कीमत क्या हमने चुकाई है? कीमत ये चुकाई है कि चलो हमको 18 पर ही इन्होंने सीमा शुल्क लगाया, टैरिफ लगाई। अब ये जो उन्होंने हमारे माल पर कितना टैरिफ लगा, जी जो हम बेचने जा रहे हैं तो उस वही पर है। 18 कर दिया, जी और जो वो हमको वो बेच रहे हैं जी उसको उन्होंने शून्य कर दिया, हम्म, 0 कर दिया। जी तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या हम लेवल प्लेइंग फील्ड इसमें देखते हैं? क्या बराबर का औसत का खेलने का हमको मौका मिला है? पहली बात नहीं।
अमेरिका की अर्थव्यवस्था हमसे कम से कम 8-10 गुना ज़्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था। दूसरी बात, अमेरिका के पास हायर टेक्नोलॉजीज है। तीसरी बात, उनका बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो डेयरी उद्योग हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, या जो भी प्रोडक्शन के क्षेत्र है। उनका जब माल आएगा हमारे देश में, तो उस माल से निपटने की क्षमता क्या हमारे छोटे मझोले किसानों के अंदर है? क्या हमारा जो व्यापारी है उसके अंदर वह क्षमता है? क्या हमको इस तरह से जो भी उनके माल आएंगे दुग्ध उद्योग से लेके हर जगह, क्या हम मार्केट में उनसे compete कर सकते हैं? यहाँ एक तर्क दिया जा रहा है। ऑटोमोबाइल से लेके चलो, ऑटोमोबाइल्स में कारपोरेट हिंदुस्तान के हैं, मैं उस बात को छोड़ भी दूँ। अभी मैं देख रहा था कुछ लोग कह रहे थे कि भाई कंपटीशन में तो भारतवर्ष को उतरना पड़ेगा। नहीं, ये तय है कि न हमारे पास टेक्नोलॉजी है उस स्तर की, न हमारे पास पूंजी है उस स्तर की। हमारा बजट ही जितना है उसका करीब हमको 2 लाख करोड़ रुपए हमारे ऊपर कर्ज है, उसका भुगतान करना ही हमारे लिए कठिन है। और ट्रम्प कह रहे हैं कि 500 बिलियन का कर्ज नहीं, और नहीं बिलियन का ट्रेड वो भारत करेगा। ट्रेड बैलेंस, आपका कहना है कि ट्रेड बैलेंस बिगड़ेगा भाई, 500 बिलियन का ट्रेड अगर भारत उनके साथ करेगा तो आपकी 80-90% जो पूरी आमदनी माने बजट का हिस्सा है वो उसी में खर्च हो जाएगा। तो आपका अन्य काम कैसे होगा? मैं कह रहा हूँ कि देखिए, फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नजरिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।